Good evening class, I am Saksham Pandey, your physics teacher and today we are going to continue with our topic electromagnetism. कल की क्लास में हम लोग ने देखा डीसी मोटर तक, है ना। डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अगर ब्रीफ दूं तो उसमें क्या बताया गया, जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर में राइट हैंड रूल आया, फिर क्लॉक रूल आया, फिर उसके बाद हम लोग ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखा। जो क्लॉक रूल था वो किस पे लग रहा था, सोलेनॉइड पे, सोलेनॉइड का पोलैरिटी जानने के लिए। अगर चालू हो रहा क्लॉकवाइज तो कौन सी पोलैरिटी होगी, मान लो ये सोलेनॉइड है, इस पर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना कॉइलिंग किया हूँ, तो इधर कौन सी पोलैरिटी होगी जहाँ से क्लॉकवाइज चालू किया है, अरे पॉजिटिव। मैग्नेट की कौन सी पोलैरिटी होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सी पोलैरिटी, क्लॉक रूल क्या होता है याद है, हाँ। तो अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल कि नॉर्थ पोल, साउथ तुम्हारे हिसाब से। अरे नहीं डिपेंड, क्या क्लॉक ही तो बता दिया, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या तुम्हारे हिसाब से, साउथ, हाँ ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है ना, तो उसी से याद रखना, जब एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो नॉर्थ है, ना दिखे तो साउथ है, ऐसे याद रखना। क्लॉक रूल हुआ। फिर उसके बाद कल के में हम लोग ने देखा कि क्या फोर्स लगता है, मान लो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, दो मैग्नेट्स के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें, तो उस पर एक फोर्स लगता है ना। उस फोर्स की मदद से हम लोग एक मोटर बनाते हैं। तो जो हमारा रिमोट कंट्रोल कार में मोटर नहीं होते हैं, वो उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। जो टूथ ब्रशेस, इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रशेस होते हैं, उस प्रिंसिपल पे चलते हैं। जो भी चीज़ बैटरी से चलती है और घूमती है, तो डीसी मोटर का काम क्या है, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। और इसका प्रिंसिपल क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करिए, कौन सा एफ, हाँ हाँ हाँ, तो कैसे रखेंगे, हाँ ठीक है, और खोल लीजिए, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किससे डिनोट करते हैं, हाँ, और उसकी एसआई यूनिट, नहीं यार, हाँ टेस्ला, ठीक है। चलो ये सब बातें पिछली क्लास में हुई, आज इसके आगे चलेंगे। और अब देखो अभी तक जो बात निकल के आई, लेक्चर 59 फिजिक्स, टॉपिक है हमारा ईएमएफ ड्यू टू या फिर इंड्यूस्ड, पहले हम लोग ठीक है। देखो टॉपिक क्या बोला है, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। एसी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स लो, पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। ये इस चीज़ की कहानी चालू हुई कहाँ से, डीसी मोटर के जहाँ पे ख़त्म हुई। जैसे डीसी मोटर तक हम लोग ये समझ लिए कि हम लोग इलेक्ट्रिकल या फिर डीसी मोटर से भी पहले हम लोग अगर ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट पे जाएं, तो ऑस्टेड ने अपने जो एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो सकती है मैग्नेटिक एनर्जी में, है ना। उन्होंने पास कराया एक करंट किसी कंडक्टर में, और बगल में नीडल रखी, कंपास रखा, और वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी उन्होंने दिखाया, है ना, मैग्नेटिज्म उससे आ रहा था। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ पे इसी को उल्टा ले जाने की बात हुई कि हम लोग क्या मैग्नेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे फराडे,
और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम लोग की जो सिविलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा यूजेज है इसी प्रिंसिपल का। मतलब जो हमारे घर पे एसी करंट आता है वो मतलब काफ़ी हद तक इसी प्रिंसिपल से बनता है, मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई। अब फराडे ने कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिकली किया, तो उन्होंने क्या किया, एक इंसुलेटर लिया, मतलब मान लो ये वुडन सिलेंडर है या फिर पेपर का सिलेंडर है, इसके अराउंड कॉइलिंग कर दी, है ना, कॉइलिंग कर दी, और इसको अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जानते हो? हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और बहुत छोटे अमाउंट का भी करंट ये बता सकता है। हम लोग एम मीटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एम मीटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो भी तो करंट बताता है। अच्छा चलो चलो, अच्छा मैं सर्किट भी कंप्लीट कर दूं, और ये ए साइड है, ये बी साइड है। अब सोच के बताओ, हम लोग गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए, क्यों एम मीटर नहीं? चलो अच्छा, एक रीज़न हुआ डायरेक्शन भी जानना, करंट का मैग्नीट्यूड जानने के लिए, बस इतना जानने के लिए करंट इसमें आ रहा कि नहीं, हम लोग एम मीटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें बैटरी ही नहीं है। एम मीटर तब चलता है जब बैटरी से निकले, तो इस सर्किट में कहीं बैटरी ही नहीं है ना, तो कोई टर्मिनल वाला चक्कर नहीं है ना, इस वजह से। अब देखो 5 डायग्राम दिया हुआ है ना, ये इसी को देखना। अब ये हमारा एक सोलेनॉइड बन चुका है ना, कॉइलिंग किसी भी चीज़ पे कर दो किसी कंडक्टर की, वो सोलेनॉइड बनता है, लेकिन इसमें कोई अभी इलेक्ट्रिकल करंट नहीं दौड़ रहा है। वही मैं समझाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ना ज़रूरी नहीं है, कॉइलिंग कर देना ज़रूरी है। ठीक है, सोलेनॉइड बन चुका है। अब इसके बगल में एक बार मैग्नेट रखा गया, एकदम स्टेशनरी, इसको मूव नहीं किया जा रहा था, है ना। नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल, इसमें हर चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि ए पार्ट बी पार्ट गैल्वेनोमीटर किधर डेविएट करेगा और कौन सा पोल कहाँ पे है। ठीक है, इतने पे जब लाया गया तो नो मूवमेंट, कोई डेविएशन नहीं था। तो अभी तक ये है कि इसमें कोई करंट नहीं दौड़ा है। अच्छा, इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करेगा ईएमएफ, जिससे आप पहले मिल चुके हो। ईएमएफ क्या होता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, चलो पहला वर्ड इलेक्ट्रो। सर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, अच्छा समझा दो क्या होता है ईएमएफ, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी। सब बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, बैटरी का बाहर का। वेरी गुड, ठीक है, छोटा वी कैपिटल वी प्लस कर दो। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसी बैटरी का, ओवरऑल पोटेंशियल, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, जिस वजह से करंट मिलता है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। तो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर ईएमएफ इसमें आ गया तो करंट भी आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होना ही होना है। ठीक है, तो V आ गया, अपॉन R करके अपना I भी आ जाएगा। तो EMF यहाँ पे बोलेंगे EMF इंड्यूस हुआ। अच्छा, इंड्यूस मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टर्म पहले जान लें फिर देखेंगे एक्सपेरिमेंट। इंडक्शन या फिर इंड्यूस एक ही बात है। और इसका इंडक्शन मतलब होता है कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ किसी चीज़ में, विदाउट कांटेक्ट कुछ ट्रांसफ़र हो गया, उसी को बोलते हैं इंडक्शन। जैसे इंडक्शन आपका, अब इंडक्शन ओवन्स भी आते हैं ना। इंडक्शन ओवन्स क्या है? आप ओवन से ऊपर भी रखोगे, आपका पानी बॉईल करता रहेगा, तो वो इंडक्शन चलता है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे घूमती रहती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। तो हमारा देखा जाए तो मैग्नेट इंडक्शन ही तो करता है, बिना टच किए किसी चीज़ को खींच लेता है, रिपेल करता है, तो इंडक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इंड्यूस किया जाएगा इस कॉइल में, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर इसको पकड़ पाएगा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कि नहीं, है ना। इंड्यूस मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इसमें कोई चीज़ आ जाना। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलो
ठीक है, तो पहला इनका कंट्रोल सेटअप ये है, इसको हम लोग कंट्रोल सेटअप ही मान सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऐसे तो नहीं होता भाई। फिर उन्होंने नेक्स्ट में क्या किया, देख के तुम लोग जज करो ज़रा क्या किया इन्होंने नेक्स्ट वाले में। इसको थोड़ा सा पास ले आया, ठीक है, मैग्नेट को ये थोड़ा सा पास लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ है, हाँ पोलैरिटी तो नहीं, गैल्वेनोमीटर देखो डिफ्लेक्ट किया है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, बी के डायरेक्शन में इसने फेस किया। अच्छा यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी चीज बताता है कि ये किधर फेस कर रहा है, ऐसे आया है ना, ये ठीक है। तो इधर का डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चालू कर दिया, है ना, तभी ये इधर तरफ गया है। तो अभी करंट ऐसे चल रहा है हमारा। तो इसमें सेकंड में क्या हो गया, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इसको यहीं पे थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे ये ईएमएफ जो है वो ख़त्म हो गया और अब ईएमएफ नहीं रहा, करंट बंद हो गया अपने आप ही थोड़ी देर बाद, और गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, करंट बंद। इन्होंने जब इसको थोड़ी देर छोड़ दिया, यहीं पे स्टेशनरी छोड़ दिया, तो बात इतनी आई कि जब हम लोग इसको मूव कर रहे हैं इसकी तरफ तभी हो रहा, मतलब हम लोग दूर छोड़ दे रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, पास छोड़ दे रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रोसेस में हम लोग इसको मूव किए तब इसका डिफ्लेक्शन आया, है ना। फिर नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, इसको थोड़ा सा दूर लेके गए ये, है ना। अब जब दूर लेके गए तब भी इसका गैल्वेनोमीटर का नीडल शिफ्ट कर गया, है ना। तब भी ये गैल्वेनोमीटर का नीडल शिफ्ट किया, किस डायरेक्शन में, बी या फिर ए, ये। तो अब जब इसको दूर भी लेके गए तब भी ये हम लोग को शिफ्टिंग दिखा दिया, मतलब अभी भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, है ना। फिर लास्ट, अब इस पे भी इन्होंने अगर थोड़ी देर स्टेशनरी छोड़ दिया, वो दिखाया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे भी थोड़ी देर इसको स्टेशनरी छोड़ दिया जाए तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, ईएमएफ हट जाएगा, करंट बंद, और फिर से गैल्वेनोमीटर अपनी पोजीशन। अच्छा पहली बात तो जब ये ऐसे पोजीशन पे था, मतलब क्या, अब किधर करंट फ्लो हुआ, इधर से इधर, है ना। हाँ, अब जब इसको स्टेशनरी छोड़ दिया इस मैग्नेट को हम लोग ने, तब हमारा गैल्वेनोमीटर फिर से रुक गया। तो अभी तक हमको ये समझ में आया कि हम लोग इसको बहुत पास ला के रख दें या बहुत दूर रख दें, उससे नहीं इंडक्शन आ रहा है ईएमएफ का। हम लोग जब इसका मूवमेंट कर रहे हैं या तो इसके पास या तो इससे दूर, तब जाके इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अभी तक तो बात इतनी है, इसके बाद हमें समझ में आएगा इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है फ्लक्स, ठीक है, फराडे अपने एक्सपेरिमेंट में बताते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी पहले इसको और अच्छे से समझें। अब अगर हमें यहीं पे, जैसे जब हम लोग इसको दूर लेके जा रहे थे, अगर हम लोग इसका अब साउथ पोल इधर कर दें और नॉर्थ इधर, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो एक अलग डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। मतलब अगर हम लोग इसको अब पास लेते आए इसके, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट लेके आए, इसके पास खींच के लाएं, तो जब नॉर्थ इधर थी और साउथ इधर, तब नीडल किधर शिफ्ट कर रही थी, एक ही तरफ। अब एक ही तरफ कर रही थी ना, B2 है। अब जब साउथ इधर है नॉर्थ उधर, तब ये A to B करेगी, है ना। ये तो इन्होंने इतना दिखाया, और इसके मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन आए, 5 ऑब्जर्वेशन हम लोग ने देखा। पहले पे स्टेशनरी मैग्नेट, कोई इंडक्शन नहीं।
पास लेके आया नॉर्थ पोल से लाके तो इंडक्शन आया, ठीक है। B to A करंट फ्लो किया, फिर वहाँ छोड़ दिया, कोई इंडक्शन नहीं, फिर दूर लेके गए, फिर एक इंडक्शन आया, फिर A to B करंट फ्लो किया, फिर इसी का हम लोग ने पोलैरिटी चेंज कर दी, साउथ और नॉर्थ मतलब इंटरचेंज कर दिया, फिर लेके आए तो इंडक्शन तो आया और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा A to B। इतने हमारे ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सबसे पहला कंक्लूजन ये मेन पार्ट है कि अ करंट flows in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1, the current flows in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet। रिलेटिव मोशन मतलब अगर हम लोग मैग्नेट को यहीं रहने देते और कॉइल को भी ले आके इसके पास लेते आते तब भी इसमें इंडक्शन आ जाता। मतलब हम मूवमेंट किसी भी करा दें, इसकी करा दें इसके पास या इसके पास करा दें, हमें मतलब है फ्लक्स से। देखो अगर यहाँ से हम लोग समझे ना कि होता क्या है तो एन और ऐसे रहने देते तो ये मैग्नेट से फ्लक्स निकलता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इसकी, वो इसमें पेनेट्रेट करती हैं, इसमें घुसती हैं, उसकी वजह से निकल के आता है हमारा ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला भी आगे जाके हमें ये पता चलेगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फ्लक्स अपॉन डेल्टा टाइम। कि जब हम लोग फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं कुछ टाइम में, जैसे जब हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं तो कुछ टाइम तो उसमें गुजर रहा है ना, जब हम लोग मैग्नेट को इधर इधर कर रहे हैं, तो इसी टाइम ड्यूरेशन में जो फ्लक्स का डिफरेंस आ रहा है, जैसे हम लोग जब पास कर रहे हैं तो फ्लक्स गिर जा रही है ना थोड़ी, अगर हम लोग दूर करें तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें घुस पाएंगी क्योंकि ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम लोग इसको पास लेते आएंगे, मतलब मान लो यहाँ पे मैग्नेट, तो इतनी तो घुस पाएंगी, पहले ज़्यादा घुस पा रही थी, ठीक है। तो ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, हमें अभी इससे मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में या फिर फ्लक्स में कोई चेंज आना चाहिए, या तो ज़्यादा या तो कम, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे हम लोग समझेंगे अभी, है ना, वो तो बस मैंने थोड़ा सा अभी बता दिया। तो हाँ आते हैं, आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज़्यादातर हमारा पोलैरिटी के क्वेश्चन आते हैं और डायग्राम बनाने को आते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आते ही तो डीसी मोटर बनाने को आ जाएगा, या फिर जैसे आपको दिया था ना कि कार्डबोर्ड से एक सीधी कंडक्टिंग वायर गई, तो बड़ा ही आसान था, राइट हैंड थंब रूल लगा के बस बताना था कि जो नेल्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगी, किस डायरेक्शन में वो देखते, शायद ऊपर करंट जा रहा था ना, हाँ, तो कैसा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। इतनी छोटी सी चीज़ बतानी थी, लेकिन अगर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तो ये सब आ सकता है कि एसी मोटर बना के दिखाओ कैसे काम करता है, डीसी मोटर बना के दिखाओ कैसे काम करता है, प्रिंसिपल बताओ। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, ज़्यादा इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, अरे पहला कंक्लूजन हमारा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि करंट इसमें तभी आएगा, करंट इसमें तभी इंड्यूस होगा, फ्लो होगा, होता तो इंड्यूस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें या फिर ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब रिलेटिव मोशन होगा, या तो मैग्नेट का या तो कॉइल का आपस में, ठीक है, किसी का भी मोशन हो सकता है। हम लोग मैग्नेट का करते हैं ताकि सेटअप ना खराब हो। फिर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। ये हम लोग ने देखा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदला, जब हम लोग इधर ला रहे थे तो हमारा नीडल ऐसे शिफ्ट कर रहा था, जब हम लोग इधर लेके जा रहे थे तो नीडल ऐसे शिफ्ट कर रहा था। तो अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दें तो पोलैरिटी बदल जाएगी, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बदल जाएगा, और अगर इसके हम लोग साउथ और नॉर्थ पोल की पोलैरिटी चेंज कर दें तब भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बदल जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बदलने के दो तरीके, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल दो
ऐसे ला रहे थे तो ऐसे लेते जाओ, या फिर दूसरा तरीका मैग्नेट को पलट दो, है ना, ये दो तरीके। फिर तीसरा, द करेंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अब इसमें करंट बढ़ाना है तो सबसे पहला रैपिड मोशन कर दो मैग्नेट का, मैग्नेट को बहुत जल्दी पास और दूर लेते जाओ, तो उससे होगा क्या, बहुत जल्दी डेल्टा फ्लक्स बनेगा। मतलब जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसेंगी निकलेंगी, कम होंगी ज़्यादा होंगी, जितनी जल्दी होंगी उतना ज़्यादा करंट इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रैपिड मोशन ऑफ हमारा मैग्नेट करो। दूसरा, यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लक्स भेजेगा अंदर, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता क्या है, जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाले, जो वीक मैग्नेट होगा कम निकालेगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करो। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स। मतलब अगर हम लोग पहले छोटी छोटी कॉइलिंग कर रहे थे तो अब इसका कॉइलिंग बढ़ा दो, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कॉइलिंग हम लोग बढ़ा दे, तो इससे होगा क्या, इसमें थोड़ी सी ही फ्लक्स घुस पा रही थी, ये इसमें बहुत सारी घुस जाएंगी। ये सब समझ में आएगा आगे, इसमें कुछ ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, अभी तो बस हम लोग एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं। फिर दूसरा काम भी ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ा पा रहे तो नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दो। मतलब पहले सिर्फ इतनी कॉइलिंग कर रहे थे, अब नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दो। तो ये तो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक तरीका था ही कि हम लोग कॉइलिंग ज़्यादा बढ़ा दें, तो उससे ज़्यादा करंट वैसे ही फ्लो करता है। ठीक है, इससे फ्लक्स तो उतना ही घुसेगा लेकिन करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, ये सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमारे, एक्चुअली 4 तरीके हमारा करंट को बढ़ाने के लिए, 2 तरीके करंट की डायरेक्शन बदलने के लिए, और पहला कंक्लूजन क्या था कि करंट आता ही कैसे है ना। तो एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, कभी कभी पूछता है तो एक कंक्लूजन ही पूछता है कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, या फिर पूछ देगा कि हाउ कैन यू कंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अब समझ में आएगी। लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। है ना, अब समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो हम लोग ने देखा। ठीक है, इज द फिनोमेना इन विच EMF इज इंड्यूस्ड, है ना, EMF को इंड्यूस किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस को डाला गया इसमें विदाउट कॉन्टैक्ट, इन द कॉइल इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ही तो किया, जब हम लोग पास लेके आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, ज्यादा हुआ या कम हुआ। ठीक है, बस चेंज लाना है, डेल्टा लाना है, लिंक्ड विद द कॉइल, है ना, कॉइल के अंदर हम लोग ने मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला, उसकी वजह से EMF इंड्यूस हुआ। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देख लो, समझ लो अच्छे से। चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी अभी तक बात हो रही है। हाँ जी, फराडे किसी SI यूनिट भी है। हाँ, आगे आएगा हम लोग का, तो हमारी इंड्यूस्ड EMF के बारे में कह दिया जाता है इसी के बारे में। लेकिन
इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं लिखी जाती है इसके बारे में, है ना। मतलब एज सच 1 फराडे कहाँ लिखा है, एक बार दिखाइएगा, देखूंगा मैं। इस चैप्टर में तो ऐसा कुछ है नहीं। फ्लक्स के लिए क्रेडिट दिया जाता है इनको। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको डिनोट किया जाता है फाई से, ये होता है फाई, ये होता है B इंटू ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लो, या फिर इसका मोटा मोटा मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस एरिया में घुस रहे हैं उसी से हमें फ्लक्स पता चलता है। जैसे हम लोग ने एक स्फीयर लिया, ये ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे एक मैग्नेट प्लेस कर दिया, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव करेंगी, ये है ना, ऐसे लीव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढेर सारी। तो अब इसमें से जो भी इनके थ्रू चली गई, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू चली गई, मतलब थ्रू एंड थ्रू ऐसे, वही हो जाएगी इसकी फ्लक्स। जैसे इसमें 1 2 3 4 गई, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बी हो जाएगा वो तो 4 टेस्ला हो गया, है ना, ये हमारा 4 टेस्ला हो गया 40। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कितना एरिया है, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसका इस पूरे का एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इससे निकल के आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इतना हुआ। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का साथ साथ अगर देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाता है हमारा B इंटू ए अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, डेल्टा B, और ये है ना, इतना आ जाता है। इसी को मैंने वहाँ पे लिखा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यही सेम चीज़ है, ये मिला के डेल्टा ये फाई बनना है, तो वही लिखा है अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और ये माइनस का साइन क्यों लिखा है, ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लेंज लॉ में हम लोग को मिलेगा, ठीक है, माइनस का साइन क्यों लगा है। तो जैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जानना है हमें, तो यहाँ पे 4 ये गई 1 मीटर स्क्वायर से, तो हम लोग ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना आंसर। और ये जितने भी टाइम में हुआ, मान लो 1 सेकेंड में हुआ, तो इसका आंसर 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो आगे लगाएंगे, अभी तो बस ये फॉर्मूला देख रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड किया, हाँ, तो इन दोनों से तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम को अगर बढ़ा दिए तो ईएमएफ घट जाएगा, है ना। तो सब कुछ उस जो कंक्लूजन में था कि ना, कि रैपिडली मूव करो, रैपिडली मूव करने से टाइम घट जाएगा, है ना। दूसरा बोला था स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से ये बढ़ जाएगा। तीसरा बोला था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, ये बढ़ जाएगा। तो ईएमएफ बढ़ गया, मतलब अब क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के,
तो V बढ़ गया तो I भी बढ़ जाएगा, अगर EMF बढ़ा तो I ऑटोमेटिकली बढ़ना है। तो इसी को बढ़ाने के ये तरीके बताया था। चलो ठीक है, कभी कभी पूछता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, कैसे, तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे कर रहा है समझ में आ रहा ना। अगर वो कंक्लूजन भूल जाए तो इसी से कर लेना, इन दोनों से जो डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर है, इससे इनडायरेक्ट है। ठीक है, इतना नोट कर लो इसमें जो सही लगे, ये तो कर ही लो। आपको मिला अपना फ्राइडे वाला, आप लोग कॉपी करो। कैपेसिटेंस ये तो फराड लिखा है, ये तो फराड लिखा है, फराडे नहीं लिखा है। सही फराडी है सही। ये तो फराड लिखा है, एफ फराड, माइकल फराडे। फराड होती है कैपेसिटेंस की, ये भी माइकल फराडे ने ही दिया था कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, किसी कैपेसिटर उसके बारे में बताता है। ठीक है, कैपेसिटर होता है कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग फराड में लाते हैं। ये 11th-12th में मिलेगा, या फिर जब आप बीटेक करोगे तब। कर लिया कॉपी? सर थोड़ा सा टाइम पीछे जा सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए सर, बहुत ठंडी हो जाती है। मेरी अभी इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है, उनके बारे में सोचो। 8th वाले तुम्हारे बाद आते हैं, अभी 6:30 7:30 8th वाले आएंगे। सुबह सुबह नहीं पॉसिबल हो पाता यार। चलो मैं सोचूंगा इस बारे में। ठीक है, ऐसे इमीडिएट तो नहीं लेकिन सोचेंगे। जनवरी के टाइम तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि तब हम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा पेपर लगाएंगे। तो दिन में तुमको बुला लूँगा मैं, जब अपना धूप वूप निकले रहेगी, अपना करो पेपर, जाओ धूप में थोड़ी देर बैठ लेना, फिर आ जाना। क्या? हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है शायद, है ना। ये कौन सी क्लास? ये भी 10th ही में, बस CBSE बोर्ड है उनका। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, क्योंकि ना उनके दूसरी क्लास का टाइम हो गया।